क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं तेलुगु में नहीं बोल सकता। वैसे बेंगलोर सेंट्रल जेल में रहने के कारण कन्नड़ पढ़ना थोड़ी बहुत सीख ली और कन्नड़ पढ़ना लिखना सीखने के कारण तेलुगु भी अगर पत्र सामने आता है तो कुछ हेडलाइन पढ़ने की कोशिश करता हूं, कुछ समझ में आ जाता है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं आप सभी को। तेलंगाना से इतनी बड़ी संख्या में, इतनी दूर दिल्ली राजधानी में आकर के इस जंतर मंतर पर धरना देना 3-3 दिन के लिए, इतनी बड़ी संख्या में। मुझे बताया गया कि 3,500 लोग आए हैं और जिनमें तेलंगाना के सभी जिलों से आए हैं। मुझे बताया गया कि 150 तो बहनें आई हैं, महिलाएं आई हैं 150। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वैसे तो तेलंगाना में यह आंदोलन इतने वर्षों से चलता आया है, मैं लगातार देखता रहा हूं और तेलंगाना के क्षेत्र में जब भी गया हूं तो चाहे जिस विषय की सभा हो, तेलंगाना का रिस्पांस बहुत ज्यादा होता रहा, बहुत ज्यादा। अभी जो मैंने आखिरी अपनी यात्रा की थी 40 दिन की, काले धन के संदर्भ में जन चेतना यात्रा, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। अभी तो लगता है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें सबसे प्रमुख विषय भ्रष्टाचार होगा और अगर तब तक तेलंगाना इन्होंने नहीं दिया तो तेलंगाना दूसरा विषय होगा। मैं आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वह राज्यों के संबंध में एक दृष्टिकोण हमारा रहा है। 1947 से पहले अंग्रेज का यहां पर शासन था, उसको भी मैंने देखा है। मेरी आयु अंग्रेज जब यहां से गया 1947 में, तब 20 वर्ष की थी और इसीलिए 20 साल मैंने कम से कम अंग्रेज का शासन देखा है। और तब जो राज्य बने थे, जो प्रांत कहलाते थे, प्रोविंसेस, वो कोई बड़े साइंटिफिक नहीं थे, ऐसे ही बना दिया। अब जैसे सिंध जो है वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। मैं कराची में रहता था और सिंध में था और सिंध बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। हमारी यूनिवर्सिटी में जिससे शिक्षा पाई है वह भी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। मुझे नहीं पता कि तब तेलंगाना के हिस्सा कौन सी यूनिवर्सिटी का हिस्सा था। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब सबसे प्रमुख पार्टी कांग्रेस थी और कांग्रेस पार्टी अपने प्रस्तावों के कारण इस बात के प्रति प्रतिबद्ध थी कि हम जब भारत को आजाद करवाएंगे तो भारत में भाषावार प्रांतों की रचना करेंगे। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस विल बी क्रिएटेड। तब स्टेट्स कोई नहीं कहता था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स की कल्पना तब से आई और पहली बार जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी तब भाषावार प्रांत बने, निर्माण हुए और तब आंध्र बना, तब बंबई बना, थोड़े दिन बाद गुजरात बना और धीरे धीरे करके
हिंदुस्तान में भाषावार प्रांतों की रचना हो गई। ये भाषावार प्रांत वो उन 550 रजवाड़ों के अलावा थे। 550 तो हिंदुस्तान में रजवाड़े थे, जहां पर राजे, महाराजे, नवाब, सुल्तान ये राज करते थे। बहुत प्रांत थे। और मैं ये मानता हूं कि अगर भारत का ये सौभाग्य न होता कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा स्वतंत्र भारत का पहला गृह मंत्री न बना हुआ होता, तो ये इतने सारे 500 से अधिक रजवाड़े वो एक नहीं होते। बहुत प्रांत समस्याएं थी, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा। इतना ही कहूंगा कि मैंने कम ऐसे आंदोलन देखे हैं स्वतंत्र भारत में। कई देखे हैं। वैसे तो मैंने 1951 में पहली जब जनरल इलेक्शन हुआ था, तब से लेकर के और 2009 तक जितने सारे चुनाव हुए हैं लोकसभा के, सब में सक्रिय रूप से भाग लिया है। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं हुआ कि जिसमें मैंने भाग न लिया हो, पार्टी के कैंपेनर के रूप में या स्वयं उम्मीदवार के रूप में। और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि तेलंगाना का आंदोलन उन आंदोलनों में से है कि जो लगातार कई वर्षों तक चलता आया है और कई बार उम्मीदें खड़ी हुई हैं। मैं बैठे बैठे पूछ रहा था कि जब 2004 का चुनाव हुआ था, तब भी मेरी जानकारी में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ताओं ने कहा था कि हम तेलंगाना के पक्ष में हैं। और कहा हाँ, सोनिया जी ने स्वयं ने आकर के सोनिया जी ने कहा था, मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया था, तो भी तेलंगाना नहीं बनाया उन्होंने। 2009 में नहीं कहा था, 2004 में कहा था। मैं ये जानता हूं कि मैं जब भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता के नाते उत्तर प्रदेश जाता था, तो वर्षों तक मुझे लोग देहरादून के मिलने आते थे, हरिद्वार के मिलने आते थे, कई स्थानों के मिलने आते थे। कहते थे कि हमारा उत्तराखंड अलग बनना चाहिए। मैं कभी बिहार जाता था तो बिहार में लोग आकर के कहते थे कि उत्तर बिहार सारा राज करता है हम पर, हमारे यहां पर इतने संसाधन हैं तो भी दक्षिण बिहार को कुछ मिला नहीं है, हम तो चाहते हैं कि झारखंड बन जाए। मध्य प्रदेश जाता था तो कहते थे हिंदी भाषी प्रांत है, तो चाहे जनसंख्या ज्यादा नहीं है मध्य प्रदेश की, तो भी विस्तार इतना ज्यादा है कि कोई अगर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आना चाहे तो रायपुर से आना कितनी दूर है। और इसीलिए हमको तो छत्तीसगढ़ अलग चाहिए। और मैं उनको कहता था कि कांग्रेस के होते हुए आपको उत्तराखंड नहीं मिलेगा, आपको छत्तीसगढ़ नहीं मिलेगा, आपको झारखंड नहीं मिलेगा। भारतीय जनसंघ का आपको वचन देता है कि हम अगर आएंगे तो आपका ये जो तर्क संगत हमारे सामने बात रखी है अलग प्रांत की, वह हम बना करके देंगे। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हमारी सरकार 1998 में बनी, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के गृह मंत्री का दायित्व मुझे सौंपा और कहा कि आपका दायित्व है। मुझे हमेशा याद आता था कि भाई मैंने वचन दिया था झारखंड के लोगों को, मैंने वचन दिया था उत्तराखंड के लोगों को, मैंने वचन दिया था छत्तीसगढ़ के लोगों को कि कांग्रेस पार्टी जब तक नई दिल्ली में बैठी है तब तक आपको आपके प्रांत नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनसंघ का शासन कभी आ गया तो जरूर मिल जाएंगे। और मैंने कहा कि गृह
नए प्रांत बनाना गृह मंत्री का कार्य रहता है, वही विधेयक प्रस्तुत करता है। और मुझे आज इस बात का गर्व है कि मैं इन तीनों प्रांतों में जाता हूं तो लोगों को लगता है कि ये प्रांत इन्होंने बनाया। और मैं उनको कहता हूं कि मुझे भी उस दिन बहुत खुशी हुई जिस दिन झारखंड का, उत्तराखंड का और छत्तीसगढ़ का प्रांतों का विधेयक प्रस्तुत करके और दोनों सदनों में लगभग सर्वसम्मति से बिना किसी ज्यादा विरोध के और इसको पारित करवा दिया। और तब मुझे ये भी बात खटकती है मन में, अगर उस समय हमने अपने मैनिफेस्टो में तेलंगाना भी लिखा होता, नहीं लिखा था। उसका कारण है कि हमारे कुछ सहयोगी दल थे दूसरी पार्टियों के जो इससे सहमत नहीं थे, बाद में सहमत हो गए। कम से कम औपचारिक रूप से तो उन्होंने कह दिया, तेलंगाना का समर्थन कर दिया। उस समय अगर समर्थन किया होता तो जिस प्रकार से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड बिना किसी ज्यादा विवाद के, उस समय भी जो उस समय के वहां के मुख्यमंत्री थे वो कोई बहुत पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी पारित हो गया। और भारतीय जनसंघ के और जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एनडीए सरकार बनी, उन्होंने ये 3 प्रांत बना दिए। अगर उस समय हमारे सहयोगी बाकी भी सब वो मानते, और सहयोगी हमारे थे जिनके अब हमारे स्पीकर भी बने थे, और वो सब मान जाते तो हम उसी समय उत्तराखंड का फैसला वैसे ही कर देते और फिर आपको इतना कष्ट करके यहां दिल्ली आने की जरूरत न पड़ती। तेलंगाना से यहां आ जाते। और मैं आपको फिर से कहने आया हूं कि इस समय सरकार जो है वो सरकार नाम की है। सारी दुनिया कह रही है कि क्या हो गया इस सरकार को। आज सुबह सुबह एक अमेरिका का प्रसिद्ध अखबार है, उसको मैं देख रहा था, उसमें लिखा था कि कुछ ही समय पहले तक हम कहते थे कि 21वीं शताब्दी में जो महाशक्तियां बनने वाली है तो उनमें से एक तो भारत होगा। लेकिन पिछले इन 5-7 महीनों में जो दशा देख रहे हैं इस सरकार की, यूपीए की सरकार की, यूपीए के प्रधानमंत्री की, यूपीए जिस पार्टी के अधीन है उस पार्टी की अध्यक्षा की, तो उन सबको देख करके लगता है कि भारत ऐसा महान देश कैसे बनेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इन लोगों को मत देखो, हिंदुस्तान की जनता में आज भी यह शक्ति है कि 21वीं शताब्दी को भारत की शताब्दी बना करके दिखाएं। और भारत इसी शताब्दी में, शताब्दी के अर्ध शताब्दी पूरी होने से भी पहले पहली पंक्ति में खड़ा होगा दुनिया के देशों की। और तेलंगाना की मांग को कोई रोक नहीं सकता। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि मैंने अपनी अंतिम यात्रा में, जब मैं महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और काला धन जो विदेशों में रखा है भारतीयों का, उसको वापस लाने के लिए, मांग करने के लिए निकला था, तो सारे हिंदुस्तान में बहुत जबरदस्त जन समर्थन उसको मिला। लेकिन जैसा जन समर्थन मैंने तेलंगाना के क्षेत्र में देखा, और मैं मानता हूं कि वह जो जन समर्थन था वह केवल इन 3 मांगों के कारण नहीं था, वह इस कारण भी था कि वहां की जनता इस बात से बहुत दुखी है कि वर्तमान सरकार ने, कांग्रेस ने वचन देकर के भी, संसद में वचन देकर के 2009 में उस समय के गृह मंत्री ने संसद में वचन दिया कि हमारी सरकार तेलंगाना बनाएगी, और इस वचन देने के 15 दिन के अंदर अंदर पलट गए और दूसरा वचन दे दिया और कह दिया कि संभव नहीं है। और एक समिति ऐसी बनाई जिस समिति ने जो रिपोर्ट दी जिसका कोई अर्थ ही नहीं था।
मैं उनका नाम नहीं लेता, किसी का जरूरत नहीं, सबको पता है। तेलंगाना का पूरा इतिहास जानता है, सारा तेलंगाना जानता है। और किसी पार्टी ने अगर लगातार उसका समर्थन किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी भी जानकारी सभी को है। और इसीलिए मेरे साथी ने आज जो आप लोगों को कष्ट दिया है, यहां पर इतनी बड़ी संख्या में लाए हैं, इनका और सारे पदाधिकारियों का, ये हमारे पुराने, मेरे बहुत पुराने साथी हैं दत्तात्रेय जी, और हमारे ये तो संत मेरे साथ मंत्रिमंडल में साथ रहे, और ये तो उनमें से है कि जब हिंदुस्तान सारे में 2 ही सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, केवल 2, तब ये एक थे। हमारी पार्टी उनमें से है कि 2 सीटें आई थी तो भी चिंता नहीं की, और जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए 2 से 86 बने। 86 से फिर जो बढ़ते गए तब तक नहीं रुके, जब तक 1998 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार नहीं बन गई, और 6 साल तक हिंदुस्तान में राज करके दिखाया। और ऐसा राज किया कि जिसमें लोग कहते हैं कि भाई तकलीफें होती है, महंगाई तो आई जाती है, बड़ा बड़ा इकोनॉमिस्ट आज बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री बनकर के, कैसी महंगाई लाई है, आम आदमी की कितनी परेशानी है, गरीब की खास करके, इतने दुखी हैं लोग, इतने दुखी हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि कोई दूसरा इलाज नहीं सिवाय इसके कि नई दिल्ली में शासन बदलना चाहिए, और नई दिल्ली में शासन बदल करके और आप ऐसी सरकार लाइए जो सरकार तेलंगाना के बारे में वैसे ही प्रतिबद्ध हो, अपने मैनिफेस्टो में लिख करके आए, जैसे हमने छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड के घोषणा पत्र में लिख करके और उसको आने के तुरंत बाद कार्यान्वित करके दिखाया, वैसे आप लाइए तो मैं यकीन करता हूं कि वर्षों से चल रही आपकी यह इच्छा जरूर पूरी होगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। आखिर तो जनता की इच्छा है, जरूर रोक नहीं सकता। हाँ, मैं लोगों को यह भी कहता हूं कि अगर बाकी प्रांत बने हैं, जो प्रांत बने हैं, तो वो दूसरे किसी का विरोध करके नहीं बने हैं। आंध्र के बाकी जो प्रांत बनेंगे, जो भी बनेंगे, उनका विरोध नहीं करना किसी का भी, अच्छे बनने चाहिए, बढ़िया बनने चाहिए। आखिर तो आज आंध्र के आप पूरे सभी हिस्सा है उसका, और कल 1 प्रांत बने, 2 प्रांत बने, जितने भी और बने, लेकिन उन सबको अपना स्नेह मिले, ये कोशिश करनी चाहिए। मैं एक बार पुनः अपने सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जो इस क्षेत्र का काम करते हैं, इस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, उन सबको बधाई देता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं, विशेषकर अपनी बहनों को बधाई देता हूं जो अपने घरों से चल करके और इतनी बड़ी संख्या में यहां पर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना, भारत माता की, भारत माता की। बहुत धन्यवाद।